गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। और आज है 30th मई, तो हम डिस्कस करेंगे आज 30th मई के करंट अफेयर को। और सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास आज मॉर्निंग का थॉट। तो देखो, सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने बनाने के लिए आपके जीवन में आती हैं। समस्याएं किसके जीवन में नहीं है दोस्तों? सबके साथ प्रॉब्लम्स है, सबके साथ परेशानियां हैं। बस फर्क इस बात का है कि किस व्यक्ति का किस तरीके का माइंडसेट है। अगर माइंडसेट पॉजिटिव है, माइंडसेट इंकरेज करने वाला है, करेजियस है, तो वो निश्चित ही एक दिन उस प्रॉब्लम से निकल जाएगा और सीखते हुए निकलेगा, यानी जीवन के अनुभवों को लेते हुए निकलेगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और समस्याओं से निपटने का जो माइंडसेट है वो जरूर जरूर अपना तैयार करते रहिए, क्योंकि लाइफ स्किल्स इसी से बढ़ती है। जैसे कोयले की खदान से हीरा निकलता है ना, वैसे ही जब समस्याएं आती हैं तो हम उन समस्याओं के जो धूप में तपिश में तप कर ही अपने व्यक्तित्व का, अपने पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर पाते हैं। तो इन्हीं विचारधाराओं के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, देखो, वो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो हर साल 30th मई को मनाया जाता है। इस बार भी 30th मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाएगा। इसके पीछे की अगर स्टोरी के बारे में बात करें तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फादर ऑफ जो हिंदी जर्नलिज्म है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उनका नाम क्या है? तो पंडित युगल किशोर शुक्ला। क्या नाम है उनका? तो पंडित युगल किशोर शुक्ला जी नाम है। और इनके ही प्रयासों से 30 मई को इनके ही प्रयासों से 30 मई को 1826 में ही जो पहला हिंदी समाचार पत्र है, जिसका नाम है उद्दंत मारदंड। क्या नाम है? उद्दंत मारदंड। इसका प्रकाशन हुआ था। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्हीं को पत्रकारिता का जनक या फादर ऑफ जर्नलिज्म कहा जाता है। उद्दंत मारदंड का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है समाचार सूर्य। और मैं आपको बता दूं कि ये वीकली होता था। इसका जो प्रकाशन कब किया जाता था? वीकली किया जाता था, हर ट्यूसडे को, यानी वीकली ट्यूसडे को इसका प्रकाशन किया जाता था। और 1827 में इसका जो इस समाचार पत्र का जो प्रकाशन है वो बंद कर दिया गया था, फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही। क्लियर हो गया? तो इस वजह से ही हम हिंदी जर्नलिज्म डे मनाते हैं 30th मई को। ओके। Hindi Journalism Day is celebrated every year on 30th May across the country. ओके, भारत में हम मनाते हैं। अगर पंडित युगल किशोर शुक्ला जी के बारे में बात करें तो ये वर्किंग थे लॉयर के रूप में, यानी ये पेशे से क्या थे? एक वकील थे। और कहाँ के रहने वाले थे? तो कानपुर से बिलोंग करते थे। कानपुर कहाँ पर है? तो आपको यूपी में कानपुर देखने को मिल जाएगा। यूपी का एक शहर है कानपुर। क्लियर? अब हम बात कर रहे हैं गोवा के स्थापना दिवस के बारे में। जैसा कि देखो, हम गोवा के बारे में जानते भी हैं कि भारत को जब आज़ादी मिल गई थी, तो भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी, यानी 1947 को जब भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद भी गोवा को आज़ादी नहीं मिली थी। ठीक है। गोवा को आज़ादी कब मिली? तो इसको फ्रीडम मिली थी 14 साल बाद, यानी 14 साल बाद इसे फ्रीडम मिली थी 1961 में 19 दिसंबर को। और यहाँ पर शासन किसका था? यानी गोवा किसका उपनिवेश था? तो ये पुर्तगालियों का उपनिवेश था। किसका उपनिवेश था? तो पुर्तगालियों का उपनिवेश था। और पुर्तगालियों से इसे आज़ादी मिली 19 दिसंबर को 1961 को। इसके बाद से ही आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा इसको अभी तक नहीं मिला था। तो पूर्ण राज्य का दर्जा गोवा को मिला था 30 मई को 1987 में। जब 30 मई को 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, तो इसी दिन से ही हम इसका फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं गोवा का। क्लियर हो गया? देखो, अगर हम गोवा के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक सदनीय विधायिका है, जिसमें 40 सीटें हमें देखने को मिलेंगी। मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। राज्यपाल PS श्रीधरन है। लोकसभा की जो सीटें हैं कितनी जाती हैं यहाँ से? तो 2 जाती हैं। राज्यसभा में 2 सीटें जाती हैं। सॉरी, राज्यसभा के लिए 1 सीटें जाती हैं, लोकसभा के लिए 2 सीटें जाती हैं। और अगर आप मैप देखोगे तो गोवा आपको दिख जाएगा, अरेबियन सी के जो तट है वहां पर गोवा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? भारत के दक्षिण में फाउंडेशन डे ऑफ गोवा 30th में 2023 मनाया गया है। ओके। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में, जिसके बारे में हमने कल भी चर्चा करी थी। और ये मैंने बताया था आपको कि 29 मई को ही संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।
ठीक है, और हर साल मनाया जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र है उसने पूरी दुनिया में शांति की स्थापना के लिए अपनी एक सेना बनाई जिसका नाम रखा संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक। ठीक है ना। तो इसकी वर्षगांठ है 2023 में। कौन सी वर्षगांठ है? तो 75th नंबर की वर्षगांठ है। कितने नंबर की है? 75th नंबर की वर्षगांठ है। और थीम क्या है, विषय क्या है? तो शांति मेरे साथ शुरू होती है। शांति मेरे साथ शुरू होती है, इसके साथ में ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाएगा 29 मई को। किया गया है 29 मई को। क्लियर? ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स कब मनाया गया? 29 में। अच्छा, इसके हिस्ट्री के बारे में बात करें तो देखो, सबसे पहले तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2002 में ये डिसाइड किया गया कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। और साथ में ही जो सबसे पहले जो जब संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों की स्थापना करी गई थी, तो सबसे पहला जो इनका मिशन था वो कहाँ पर स्टार्ट किया गया था? तो इजराइल जो फिलिस्तीनी संघर्ष था उसके लिए जो संयुक्त राष्ट्र के जो शांति सैनिक हैं उनको तैनात किया गया था वहां पर। और साथ में ही जो संयुक्त राष्ट्र ट्रूस पर्यवेक्षण संगठन है उसके माध्यम से वहां पर काम किया गया था। तो अगर संयुक्त राष्ट्र ट्रूस पर्यवेक्षण संगठन के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय जेरूसलम में देखने को हमें मिल जाएगा, जिसकी स्थापना 29 मई 1948 को करी गई थी। तो इसीलिए 29 मई को ही हम संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाते हैं। क्लियर? आइए इसरो के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि इसरो एक हमारे देश का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जो अंतरिक्ष के फील्ड में काम करता है। इसके द्वारा 29 मई को सुबह 10:42 पर जो आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा है वहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से एक नौवहन उपग्रह यानी अगली पीढ़ी का नौवहन उपग्रह लॉन्च किया गया है जिसका नाम है NVS-1। क्या नाम है? NVS-1 नाम है इसका। अच्छा, किसके द्वारा, किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है ये समझ लेते हैं। तो GSLV F12, GSLV F12 जो रॉकेट है इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि देखो 7 उपग्रहों की एक श्रृंखला है। क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में 7 उपग्रहों की एक श्रृंखला है जिसमें सबसे भारी, सबसे ज्यादा वजनदार जो उपग्रह है वो यही है जिसका वजन कितना है? 2232 किलोग्राम। ठीक है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि GSLV किसको कहते हैं। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का फुल फॉर्म है। अच्छा, जो ये NVS-01 को लॉन्च किया गया है, ये नाविक जो सिस्टम है उसी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? जो नाविक सिस्टम है उसी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया इतना? देखिए, अगर नाविक के बारे में बात करें तो जैसा कि नाविक दो तरीके से काम करता है। ठीक है ना। ये एक ऐसा सिस्टम है जो स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज फॉर सिविलियन यूजर्स के लिए काम करता है। दूसरा रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज फॉर स्ट्रेटेजिक यूजर्स के लिए काम करता है। क्लियर? अच्छा, जब ये उपग्रह गया तो इसके साथ साथ में GPS लोकेशन टाइमिंग के लिए एक क्लॉक भेजी गई। क्लॉक ऐसी वैसी नहीं थी। क्लॉक कैसी थी? रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक भेजी गई है जो पूरी तरीके से स्वदेश निर्मित है, यानी पूरी तरीके से भारत में ही जैसे बनाया गया है। क्लियर हो गया? अब आओ बात करते हैं इसरो के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि इसरो क्या है, तो भारत का एक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है और अंतरिक्ष के फील्ड में काम करता है। जिस अपने द्वारा जो भी अंतरिक्ष केंद्र के लिए अंतरिक्ष में जो लॉन्च किए जाते हैं उपग्रह, वो कहाँ से लॉन्च करता है? तो आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा है वहां पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से लॉन्च करता है अपने रॉकेट के माध्यम से। इसरो की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी कब? 15 अगस्त को 1969 में। कब हुई थी? 15 अगस्त को 1969 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। और अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ है। कौन है? तो अध्यक्ष है हमारे S सोमनाथ जी। क्लियर? देखिए, अब हम बात कर रहे हैं चाचा नेहरू के बारे में, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में हम बात कर रहे हैं।
27 मई को इनकी डेथ एनिवर्सरी मनाई गई है, 59 नंबर की मनाई गई है। किस नंबर की मनाई गई है? तो 59 नंबर की मनाई गई है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इनका बहुत लंबा कार्यकाल रहा है। ये लगभग 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। 16 साल तक का इनका जो कार्यकाल है वो रहा है। कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बिलोंग करते थे और 74 साल की उम्र में 1964 को ही 27 मई को इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, और साथ में ही 14 नवंबर को इनका बर्थडे होता है, जिसको हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनको चाचा नेहरू भी बच्चे बुलाते हैं, क्योंकि इनको बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था। क्लियर? He was fond of children and the children used to call him चाचा नेहरू। ओके, चाचा नेहरू जी के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनका जो जन्म था वो 14 नवंबर को हुआ था। 1889 में इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी जो डेथ है वो 27 मई को हुई थी 1964 में। 1947 से लेकर 1964 तक ये प्रधानमंत्री के रूप में काम करा इन्होंने। और इन्होंने भारत की जो स्वतंत्रता थी उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, महात्मा गांधी के प्रयासों से ही इनको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। और इसके बाद से महात्मा गांधी जी के प्रयासों से ही इनको भारत का प्रधानमंत्री भी बनाया गया था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण करी थी 1947 में। क्लियर? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जिनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर को 1902 में। 23 दिसंबर 1902 में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 29 मई को 1987 में हुई थी। तो इनकी जो पुण्यतिथि है वो 29 मई को थी, और 29 मई को ही इनकी 36वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। ये भारत में किसान राजनेता के नाम से फेमस थे। साथ में ही अगर इनके बारे में बात किया जाए तो ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने शपथ लिया था। और इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में भी ये कार्यरत थे। इसके अलावा केंद्र सरकार में गृह मंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया था। और उप प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हुए इन्होंने नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक है नाबार्ड, इसकी स्थापना भी करी गई थी इनके द्वारा। क्लियर? तो ये थोड़ी सी जानकारी है चौधरी चरण सिंह जी के बारे में, जिनकी हम 36 जो डेथ एनिवर्सरी है वो हमने मनाई 29 मई को। क्लियर हो गया? देखो, अब हम बात कर रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं पहले भी आपको बोलती हूँ कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, जितने भी प्राइजेस हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, एग्जाम में फ्रेम होते हैं ये क्वेश्चन। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो किस नंबर का है? तो 57 नंबर का है। किस नंबर का है? तो याद रखना, 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये किसे दिया गया है? तो गोवा के एक लेखक हैं जिनको पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम क्या है? तो दामोदर मौजो। इनकी इनकी जो पिक है वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका नाम क्या है? दामोदर मौजो, इनको दिया गया है। साथ में ही इनके काम के बारे में बात करें तो ये लेखक भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, आलोचक भी हैं। और कोंकणी जो लैंग्वेज है इसका इन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान है। और इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोंकणी भाषा में देखने को मिलेगी। और साथ में ही मैं ये भी बता दूं आपको कि इनको बहुत सारे पुरस्कार पहले भी मिल चुके हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। ठीक है, इन्होंने 25 पुस्तकें लिखी हैं कोंकणी कोंकणी भाषा में, जिसका अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इन पुस्तकों को सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि फ्रेंच में, पुर्तगाली में भी इसका अनुवाद किया गया था। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1983 में, हाँ 1983 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनके किस उपन्यास के लिए? तो करमेलिन। क्या नाम था? करमेलिन, जो इनका उपन्यास था उसके लिए दिया गया था। दामोदर फौजी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इनके बर्थ के बारे में बात करते हैं तो गोवा का जो अल्डोना गांव है वहां पर इनका बर्थ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1944 में। ओके, अच्छा, इनकी जो पहली कहानी थी, इनके द्वारा पहला जो लिखा गया था वो क्या लिखा गया था? तो एक लघु कहानी लिखी गई थी जिसका नाम था द एंड ऑफ द नाइट। कब लिखा गया था? 1965 में। ओके, और साथ में ही इनको, जैसा कि मैंने आपको बताया, साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे अवार्ड इनको मिल चुके हैं। और इसके अलावा ये गोवा कोंकणी एकेडमी और साहित्य अकादमी के मेंबर के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है।
देखो, जो हम बात कर रहे हैं वो 13वें हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो 13वें नंबर का हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको किसने जीत लिया है? तो उत्तर प्रदेश हॉकी ने जीत लिया है। किसे हराकर जीता है? तो ओडिशा जो हॉकी संघ है उसको हराकर जीता है। इसका जो फाइनल मैच है वो कहाँ पर हुआ था? तो फाइनल मैच आप जैसा कि आप देख सकते हैं बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हुआ था, उड़ीसा के। ओके, और साथ में फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है, सेकंड नंबर पे उड़ीसा है, थर्ड नंबर पे हरियाणा है, जिसने मध्य प्रदेश को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये थोड़ी सी जानकारी हमें होनी चाहिए। क्लियर? अब यूपी के बारे में आओ बात कर लें। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कुछ भी अगर पढ़ते हैं किसी भी देश के बारे में, स्टेट के बारे में, किसी भी संस्था के बारे में, तो उसके जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर भी हम फोकस करते हैं। तो यूपी का मैप जैसा कि आप देख रहे हो, तो भारत के बिल्कुल मिडिल में आपको यूपी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और सॉरी, मिडिल में मतलब कि जो उत्तरी एरिया है वहां पर मध्य भाग में, भारत के उत्तरी भाग में जो मध्य भाग है उत्तरी भाग का, वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। मिडिल भाग का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिडिल भाग में क्या दिखता है? मध्य प्रदेश दिखता है, इसीलिए उसको मध्य प्रदेश कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, हम कई बार पढ़ चुके हैं इस बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में करी गई थी। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। राजधानी लखनऊ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा से यहाँ पर 31 सीटें जाती हैं और लोकसभा से यहाँ से 80 सीटें जाती हैं। क्लियर? अब देखो, हम बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा का मैप आप देखोगे तो जैसा कि इंडिया के मैप में आप देख सकते हो, इंडिया का जो पूर्वी हिस्सा है वहां पर उड़ीसा आपको देखने को मिल जाएगा। बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है उड़ीसा। ओके, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल है और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बारे में हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मिडिल में यहाँ पर आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा भारत के। क्लियर? और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए तो राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। और लगभग 25, आप देख रहे हो ना, 25.14% जो हिस्सा है वो वनों से ढका हुआ है। ठीक है। राज्यपाल कौन है? तो मंगू भाई पटेल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राजधानी भोपाल है। क्लियर? ओके, अब हम बात कर रहे हैं मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको किसने जीत लिया है? तो जिसको जीत लिया है मैक्स वेरस्टापेन ने। किससे जीता है? मैक्स वेरस्टापेन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ये इनका इस सीजन का फोर्थ चैंपियनशिप है, यानी ये जो सीजन चल रहा है इसका फोर्थ चैंपियनशिप ये बन गए हैं, यानी फोर्थ चैंपियनशिप इन्होंने जीती है मैक्स वेरस्टापेन ने। यहाँ पर लिस्ट दी गई है। मैक्स वर्स्टापेन के बारे में बात करें तो इनको 25 पॉइंट्स मिले थे और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? तो स्पेन के फर्नांडो अलोंसो हैं। फ्रांस के एस्टेबन ओकॉन को थर्ड पोजीशन मिली हुई है, जिनको 15 पॉइंट्स मिले थे। क्लियर है? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 को मैक्स वर्स्टापेन ने जीत लिया है, जो हमने अभी अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ लिया है। और इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आपको मटेरियल मिल रहा है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर देख सकते हैं। क्लियर हो गया? आइए आईपीएल की तरफ चलते हैं। आईपीएल की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। उसका एक स्टार बल्लेबाज है जिसका क्या नाम है? बल्लेबाज का नाम है अंबाती रायडू। उन्होंने बोला है कि जब फाइनल हो जाएगा तब वो आईपीएल से संन्यास लेंगे, यानी इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लेंगे, ऐसी बात कही गई है। अंबाती रायडू जो है 2018 में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बने थे। साथ में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने इसके पहले इन्होंने जब आईपीएल ज्वाइन कब करा था? आईपीएल इन्होंने 2013 में ज्वाइन करा था, जिस समय ये मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हुआ करते थे और इन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल ट्रॉफी भी जीती थी। साथ में आपको बता दूं कि 2017 में चेन्नई सुपर किंग्स ये चले गए थे और इसके बाद जो है चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है आईपीएल की, उसमें इनको पावर हिटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पावर हिटर के नाम से। और 200 से अधिक मैच खेले गए हैं इनके द्वारा और इसके अलावा इन्होंने 4239 रन भी बनाए हैं। और साथ में अगर वर्तमान में बात करें तो 12वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में इनको हम जानते हैं, जिनका नाम है अंबाती रायडू। इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करी है आईपीएल से, यानी इंडियन प्रीमियर लीग से। क्लियर?
ठीक है। चेन्नई सुपर किंग्स स्टार बैट्समैन अंबाती रायडू अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। देखो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण हरिहर शर्मा के बारे में। किसके बारे में? श्री कृष्ण हरिहर शर्मा जी के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको कर्नाटका बैंक का एमडी और सीईओ क्या बनाया गया है? एमडी और सीईओ बनाया गया है। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का मतलब क्या है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल कितने साल के लिए होगा? तो 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होगा। क्लियर हो गया? ये याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक का जो एग्जाम होता है, बैंक के जो पेपर होते हैं, उसमें बैंकों के जो सीईओ होते हैं, नई नियुक्तियां होती हैं, एमडी जो होते हैं, उनके बारे में जरूर पूछा जाता है। क्लियर? देखो Sri Krishna Harihar Sharma has been appointed as the MD and CEO of Karnataka Bank. Okay. देखिए हम बात कर रहे हैं भारत के जो सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है, उसके साथ में नेपाल की जो सरकार है उसका टाई अप हुआ है। टाई अप हुआ है कि जो ये ये जो निगम लिमिटेड है यानी विद्युत निगम लिमिटेड है, ये नेपाल के लिए 900 मेगावाट का एक परियोजना चलाएगा। ठीक है, एक प्लांट लगाएगा, एक परियोजना चलाएगा। इस परियोजना का नाम क्या है? तो परियोजना का नाम है अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना। क्या नाम है? अरुण थर्ड जल विद्युत परियोजना इसका नाम है। ओके। अच्छा, इस परियोजना के तहत क्या काम किया जाएगा? तो बिजली बनाई जाएगी, जल से बिजली बनाई जाएगी, और इसके लिए पीडीए का मतलब है परियोजना विकास समझौते के तहत ये बताया गया है कि 669 मेगावाट की जो कैपेसिटी है, उसके लिए पूर्वी नेपाल में लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए काम किया जाएगा। इसके बारे में जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी प्रक्रिया है, वो स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है ना? यानी 900 मेगावाट पूरा है, जिसमें से अभी जो काम किया जा रहा है वो 669 मेगावाट कैपेसिटी के लिए जो बिजली बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी जो बनानी है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। ऐसी बात करी गई है नेपाल की सरकार के द्वारा कि हमने जो है, नेपाल की सरकार ने बोला कि हमने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के साथ में समझौता कर लिया है। क्लियर हो गया? अच्छा, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल है। कौन है? पुष्प कमल दहल है। क्लियर? The Lower Arun hydroelectric project is to be developed by SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। क्लियर? नेपाल का मैप है सामने स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं। चाइना है बगल में और इंडिया है, और इसके बीच में आपको नेपाल देखने को मिल जाएगा। नेपाल की स्थापना के बारे में बात करें तो ये शाहवंश के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब है, देखो इसके चारों तरफ, इसका जो चारों तरफ का हिस्सा अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है? चारों तरफ के हिस्से में आपको लैंड देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको लैंड लॉक्ड कंट्री बोला गया है। दक्षिण एशिया का ये देश है, यानी एशिया के मैप पे आप दक्षिणी हिस्सा देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रधानमंत्री कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रेजेंट है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। राजधानी काठमांडू है और मुद्रा यहाँ पर नेपाली रुपया चलती है। ये थोड़ी सी जानकारी है नेपाल के बारे में, जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो भी देश होते हैं उनके बारे में हम जरूर पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात करेंगे, नीरज चोपड़ा के बारे में बात करेंगे। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नीरज चोपड़ा जी को नहीं जानता हो। जेवेलियन थ्रो में इनका विश्व रिकॉर्ड है। कई सारे मेडल, कई सारी ट्रॉफी, कई सारे चैंपियनशिप इनके नाम है। तो नीरज चोपड़ा को फिनलैंड के कुआर्तने में ट्रेनिंग लेने के लिए मंजूरी मिल गई है। किसके द्वारा? एमओसी के द्वारा। एमओसी कौन है? तो एमओसी का मतलब है मिशन ओलंपिक सेल। क्या है? मिशन ओलंपिक सेल के द्वारा इनको ट्रेनिंग लेने के लिए फिनलैंड के कुआर्तने में मंजूरी मिल गई है। ठीक है, अब फिनलैंड के बारे में बात करते हैं। तो देखो फिनलैंड का मैप जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको दिखेगा कि जो हमारा यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप में आपको उत्तर में आपको फिनलैंड देखने को मिलेगा, जिसके बाल्टिक सी जिसके पास है। ठीक है, बाल्टिक सी से घिरा हुआ है। और साथ में ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो हेलसिंकी है। और हेलसिंकी जो बाल्टिक सागर के द्वीप है उससे घिरा हुआ एक शहर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो सौली निनिस्तो हैं और प्रधानमंत्री सना मारिन है। क्लियर?
आइए बात करते हैं आईफा के बारे में। आईफा जो 2023 का है उसको अभी अभी ये जो अवार्ड फंक्शन था ये भी समाप्त हुआ है। आईफा के फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, आईफा कहते हैं। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी सन 2000 में। 24 जून को पहला आईफा अवार्ड दिए गए थे, लंदन में दिए गए थे, और लंदन का जो मिलेनियम डोम है वहां पर आयोजित किया गया था। आईफा के बारे में बात करें तो ये जो सीजन था वो कौन से नंबर का सीजन होगा, तो 23rd नंबर का एडिशन है ये। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि फिल्म जगत जगत के लिए ये दिया जाने वाला अवार्ड है, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, टेक्निकल फील्ड के लिए, संगीत के लिए, म्यूजिक के लिए, बहुत सारे फील्ड में ये जो बहुत सारे फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर हो गया? बेस्ट फिल्म दृश्यम 2, बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन द नॉम्बी इफेक्ट के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, बेस्ट बेस्ट एक्टर तो ऋतिक रोशन को दिया गया है विक्रम वेधा के लिए। ठीक है, और ऐसे कई सारे अवार्ड हैं जिसकी लिस्ट दी गई है, जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, और अगर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साथ में मैं बता दूं कि टेलीग्राम के लिंक पर भी जाकर आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा के लिए जो अवार्ड मिला है वो कमल हसन जी को मिला है। ठीक है, इसके अलावा बेस्ट मूवी और साथ में ही बेस्ट, देखो, जो गंगूबाई काठियावाड़ी है उसकी यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग के लिए मिला है, कोरियोग्राफी और ट्रैक सॉन्ग के लिए, जो ट्रैक टाइटल है उसके लिए भूल भुलैया को, साउंड डिजाइन के लिए भूल भुलैया 2 को, बेस्ट एडिटिंग के लिए दृश्यम 2 को। यानी बहुत सारे हैं ये जिसके बारे में आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। क्लियर? आइए बात कर लेते हैं कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के बारे में 2023 के लिए, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था कहाँ पर, 16 से 27 मई के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया था। और किस नंबर का एडिशन था, तो ये 76 नंबर का एडिशन था। ठीक है, जो 16 से लेकर 27 मई के बीच में आयोजित किया गया था। क्लियर? अब इसकी पूरी प्रॉपर लिस्ट है जो देख लेते हैं किसको कौन सा अवार्ड मिला है, किस फील्ड में मिला है, वो भी है, प्रॉपर लिस्ट है जिसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इस सेशन में इतना ही। आई होप कि आपने सेशन अच्छे से एंजॉय करा होगा, आपको नॉलेज मिली होगी। और जैसा कि आप सबको पता है कि टेलीग्राम के लिंक पर कंटेंट या मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है, तो वहां से भी जाकर आप पढ़ सकते हैं, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरा हौसला अफजाई करते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, क्योंकि आपका एक लाइक बटन मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और काम करूँ और मेहनत करूँ, और आपके साथ जो भी हो सकता है ईमानदारी से आपके साथ आगे बढ़ती रहूँ। तो कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।